अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन थे वो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे और साथ साथ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे और वो आर्टिकल होगा कम्बिनेशन पे। तो मैं इसके साथ उसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि परमुटेशन को हम अभी रिसेंटली पढ़ चुके हैं और कम्बिनेशन परमुटेशन का जो है वो नैरो छोटा सा ही फ़र्क है इन दोनों का आपस में। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं साथ ही इसको कंटिन्यू करूँ ताकि जो डिफरेंस है उन दोनों में या कन्फ्यूजन है वो आप लोगों को क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13 से। क्वेश्चन 13 कहता है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द वर्ड एक्सीलेंस, हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशन। पहले हमने क्या करना है, इस वर्ड की परमुटेशन फाइंड करनी है। एक्सीलेंस वर्ड है तो उसके लिए ये है कि इस वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमारे पास एन होगा। सो अगर हम देखें एक्सीलेंस में टोटल 10 जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं। सो मेरा जो एन होगा वो होगा 10। एंड देन मैं देखूंगा कि इसमें कौन कौन सा अल्फ़ाबेट कितने टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है। तो अगर मैं ई को देखूं, ई जो है वो 4 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। सो जो रिपीटिशन है ई की, दैट इज़ 4। और सी की रिपीटिशन है 2 एंड एल की रिपीटिशन है 2। अच्छा, हमने सिर्फ यहाँ तक इसको फाइंड नहीं करना, आगे फर्दर वो 6 मज़ीद पार्ट भी हैं इसके कि आप इस वर्ड के परमुटेशन फाइंड करें। इफ़ ये बिगेन करता हो ई से, सेकंड पार्ट में ई से बिगेन करता हो और सी पे इसका एंड हो, और थर्ड पार्ट में ई से बिगेन भी हो और ई से इसका एंड भी हो, और फोर्थ पार्ट में डोंट बिगेन्स विद ई। तो अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में हम बिगेन विद ई से हम कर चुके हैं, तो डोंट बिगेन विद ई इट मीन्स जो मैं टोटल परमुटेशन फाइंड करूंगा एक्स वर्ड की, और उसको अगर मैं उससे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं बिगेन विद ई, तो हमारे पास डोंट बिगेन बिगेन विद ई आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है वो कंपेरेटिवली इजी है क्योंकि इसको हमने फर्स्ट पार्ट में इसका कुछ ऐसा कर लिया होगा। फिफ्थ पार्ट है कंटेन टू एल्स टुगेदर। जो दो एल है हमारे पास, ये एक साथ आ जाएं, टुगेदर आ जाएं। सिक्स पार्ट में है कि डू नॉट कंटेन्स टूएल्व टुगेदर, कि टूएल्व अगर टुगेदर साथ साथ ना हो। तो इससे पिछला पार्ट में टुगेदर वाला है और ये डू नॉट वाला है। तो अगर मैंने फिफ्थ पार्ट सॉल्व किया होगा तो मैं टोटल जो इसकी परमुटेशन होगी, टोटल परमुटेशन माइनस कंटेन टूएल्व टुगेदर्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी डू नॉट कंटेन वाली। सो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, सबसे पहले तो मुझे टोटल परमुटेशन फाइंड करनी है। दैट इज़ वो होगी इसमें जितने अल्फ़ाबेट हैं एन, वो आ जाएंगे। किस अल्फ़ाबेट की कितनी कितनी रिपीटिशन है वो साथ में आ जाएगा। सो बाय फार्मूलाज अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये टोटल परमुटेशन इक्वल होगी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये जो 4 फैक्टोरियल है ये है फॉर ई, कि ई की जो रिपीटिशन है वो 4 टाइम हुई हुई है। दूसरा जो 2 फैक्टोरियल है दैट इज़ फॉर एल, बिकॉज एल भी 2 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। एंड लास्ट वन इज़ फॉर सी, सी भी जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ हुआ है। तो 10 को मैं फैक्टोरियल को मैं एक्सटेंड करूंगा टिल 4 फैक्टोरियल तक। दिस इज 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, एंड देन 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दूंगा। 2 फैक्टोरियल जो है किसकी इक्वल होता है, दैट इज 2 इंटू 1। तो 2 1s आर 2, तो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 विच इज़ 8। ये छोटी सी कैलकुलेशन करके फिर जो रिमेनिंग है 5 9 5 4 7 6 5, इनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 37,800 जो है उसका क्या आएगा, टोटल परमुटेशन आएगी इस वर्ड की। तो ये इस वर्ड की टोटल परमुटेशन है, लेकिन जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा रहा है कि इससे स्टार्ट हो, इस प्लान पे एंड हो और वो टुगेदर हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखें फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि बिगेन विद ई। तो जो पहला एलिमेंट होगा उसको वो फिक्स कर रहा है कि पहला एलिमेंट मस्ट ई होगा। सो मेरे पास जो बाकी परमुटेशन के लिए जो नंबर रह जाएंगे, जो अल्फ़ाबेट रह जाएंगे, वो 10 के बजाय अब 9 रह जाएंगे। तो मेरा एन जो होगा वो 10 से रिड्यूस होके 9 पे आ जाएगा।
और ई टोटल 4 है, एक ई उसने फिक्स कर दिया, वो पहला रख दिया है। तो फिर जो बाकी जो हमारे पास 10 में से जो 9 एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, वहाँ उसमें जो ई जो होंगे वो 3 होंगे। सो जो रिपीटिशन ऑफ ई होगी वो फिर 3 की होगी। तो जो रिपीटिशन ऑफ ई है वो भी 4 से रिड्यूस होकर 3 पे आ जाएगा। बाकी एल वाले वही सेम 2 रिपीटिशन होगी, सी की भी रिपीटिशन 2 सेम होगी। तो इस केस में जो हम फैक्टोरियल परमुटेशन फाइंड करेंगे, दैट इज टोटल का फैक्टोरियल, दैट इज 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ ई का फैक्टोरियल, रिपीटिशन ऑफ एल का फैक्टोरियल, रिपीटिशन ऑफ सी का फैक्टोरियल। तो इस कैलकुलेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 15,120। अब जब मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट में था कि बिगेन विद ई, तो जो फोर्थ पार्ट है डू नॉट बिगेन विद ई, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल परमुटेशन माइनस बिगेन विद ई वाली परमुटेशन यह हमें दे देगी डू नॉट बिगेन विद ई, तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है कि बिगेन वो ई से करे लेकिन उसका जो एंड है वो सी पे हो। तो अब यहाँ पे वो दो अल्फ़ाबेट को फिक्स कर रहा है, एक स्टार्टिंग वाली को जो कि हमने ई रखना है और एक एंड वाली को जो हमने सी रखना है। तो अगर मैं दो अल्फ़ाबेट को फिक्स कर दूं तो मेरे पास जो चॉइसेस हो जाएंगी वो 8 अल्फ़ाबेट्स की होंगी, बिकॉज 10 से अगर मैं 10 टोटल 10 अल्फ़ाबेट्स थे, उनमें से अगर मैं दो फिक्स कर दूं तो पीछे मेरे पास जो चॉइसेस हैं वो 8 अल्फ़ाबेट्स की होंगी। सो मेरे पास जो यहाँ पे n होगा वो 8 पे रिड्यूस हो जाएगा। अब जो मैंने फिक्स किए हैं वो देखते हैं कि वो कौन कौन से फिक्स किए हैं। एक ई फिक्स हुआ हुआ है और एक सी फिक्स हुआ हुआ है। अगर ई फिक्स हो जाए तो टोटल 4 ई थे तो 3 ई जो है वो रह जाएंगे, तो ई की रिपीटिशन 3 हो जाएगी और सी हमारे पास टोटल 2 थे तो इसकी रिपीटिशन 1 हो जाएगी। सो रिपीटिशन ऑफ ई विल बी 3 एंड रिपीटिशन ऑफ सी विल बी 1। इस केस में जब मैं परमुटेशन फाइंड करूंगा तो एन को एट 8 रखेंगे और रिपीटिशन ऑफ ई सी इनकी 3 1 और एल की रिपीटिशन वही रहेगी विच इज़ 2 फैक्टोरियल। सो जब हम इसको फार्मूलाज में पुट करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो होगा तो 3360। नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास कि वो बिगेन भी ई से करे और उसका एंड भी ई पर हो। टोटल 10 एलिमेंट्स में 10 अल्फ़ाबेट्स में से दो को फिक्स कर रहे हैं कि स्टार्ट भी ई से लें और एंड भी ई से लें। एन सेम वही 8 रहेगा बिकॉज दो को फिक्स किया गया है। अब फिक्स करने वाले कौन कौन हैं, दोनों ई हैं, तो टोटल 4 ई हैं, उनमें से दो ई फिक्स हो गए हैं, तो जो रिपीटिशन आएगी फिर हमारे पास वो 2 ई की रहेगी। एल की भी 2 रहेगी, ई की भी 2 रहेगी और सी की भी 2 रहेगी, एंड देन पुटिंग दीज ऑल टुगेदर इन अ फार्मूला तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5040। फोर्थ पार्ट वही है डू नॉट बिगेन विद ई, तो टोटल परमुटेशन माइनस बिगेन विद ई वाली परमुटेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, उसमें वो कह रहा है कि 2L जो है वो टुगेदर आए, दो L हैं और दोनों जो है वो टुगेदर आए। अब दोनों एल अगर टुगेदर आते हैं तो एक एल जो है उसको वो फिक्स हो जाएगा। सपोज एक एल जो है वो अगर फर्स्ट प्लेस पे आता है, सेकंड प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पे आता है, 9 प्लेस पे आता है, जिस प्लेस पे आएगा, लेकिन वो फर्स्ट और 9 में से किसी प्लेस में आ सकते हैं बिकॉज 10 पे तो आ नहीं सकता, टुगेदर कैसे होगा। तो जो दूसरा के साथ एल होगा वो पे उसके साथ साथ होगा, तो एक एल फिक्स होगा, एक एल फिक्स नहीं होगा, वो उसके बाद आएगा। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 10 से क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, बिकॉज एक एल फिक्स हो रहा है और एक उसके बाद हम प्लग कर देंगे। या आप ऐसा समझें कि दोनों एल को हम एक एल कंसिडर कर लेते हैं, तो 10 से दो एल के साथ हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट थे, अगर दोनों एल को मैं एक एल कंसिडर कर लूँ मेरे पास 9 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। इस केस में जो हमारे पास एन होगा वो 9 हो जाएगा। अब दोनों एल टुगेदर है, एक एल हम पहले प्लेस कर देंगे जिस भी पोजीशन पे प्लेस करना चाहें, तो पीछे एक एल रह जाएगा, उसकी सिर्फ एक ही वो होगी, इसकी रिपीटिशन एक ही होगी। सो एल की जो रिपीटिशन होगी इस केस में वो 1 होगी, ई की 4 होगी और सी की 2 होगी। इन सब को अगर मैं फार्मूलाज में पुट करूं मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 7560। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहता है कि अगर 12 जो है उसकी रिपीटिशन ना हो तो जो हमारे पास टोटल परमुटेशन है दैट इज 37800, उससे टुगेदर वाली जो है परमुटेशन इसको माइनस कर लेंगे और जो रिमेनिंग आ जाएगी वो इसका क्या होगा, आंसर होगा।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन 14 और 15, ये लास्ट क्वेश्चन हैं। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं। इफ़ 5 डिस्टिंक्ट कीज आर प्लेस्ड ऑन अ की रिंग, कोई की रिंग है वहाँ पे हमने 5 कीज जो है डिफरेंट की को प्लेस करना है। हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल, तो यहाँ पे हमने उनके ऑर्डर देखने हैं कि कितने ऑर्डर जो है पॉसिबल हैं। अब की जो है वो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि अगर वो रिंग में उसको हम प्लेस करेंगे तो रिंग जो है वो सर्कुलर टाइप की होती है। और सर्कुलर टाइप के लिए हमने दो फार्मूले पढ़े थे कि अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या होगा, दैट इज़ n-1 फैक्टोरियल बाई 2। अगर मैं वेस की बात करूंगा उसमें सर्कुलर शेप में तो वो आएगा n-1 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे ऑर्डर की बात है तो हमारे पास जो फार्मूला होगा दैट इज n-1 फैक्टोरियल बाई 2, और n जो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ कीज हैं दैट इज 5। तो इसमें पुट कर लेते हैं तो 5-1 फैक्टोरियल बाई 2, 5-1 इज 4 फैक्टोरियल बाई 2। तो कैंसिलेशन करके सिंप्लीफिकेशन करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 12, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। उसमें वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी अरेंज्ड, हमें टोटल 7 पीपल को अरेंज करना है इट अ राउंड टेबल। अब देखिए यहाँ पे भी राउंड टेबल की बात आ रही है, तो हमारे पास जो टेबल अगर वो राउंड है तो राउंड वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। सो दैट टू पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज सेट टुगेदर, और उसके बाद वो कहता है कि सेकंड पार्ट है उसका कंटिन्यूस है, मतलब इसका ये सेकंड पार्ट है कि अगर उन 7 पीपल को हम अरेंज करें और उन 7 में से 2 पर्टिकुलर पर्सन जो हैं वो टुगेदर भी बैठें, ऑलवेज टुगेदर हों। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 7 जो पीपल हैं उनकी नंबर ऑफ वेज क्या होगा, उनका अरेंजमेंट के ऑर्डर्स क्या होंगे। तो n जो है वो हमारे पास 7 है, तो चूंकि वो राउंड टेबल में बैठे हैं या सर्कुलर शेप में बैठे हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल विच इज 720। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि टू पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज सेट टुगेदर। अब 2 पर्सन जो है वो साथ हमेशा साथ साथ बैठेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास 7 पीपल हैं दैट इज A B C D E F G, इन 7 पीपल्स को मैंने लेबल कर दिए। अब 2 को जो है ना हमने क्या करना है, टुगेदर बिठाना है। तो मैं उन 2 में से इनमें से कोई 2 चूज कर लेता हूँ। मैं चूज कर लेता हूँ CD को, कि इन CD को जो है हमेशा मैंने साथ साथ बैठाना है, टुगेदर बैठाना है। अब CD अगर टुगेदर होंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि C पहले होगा या D पहले, C पहले होगा या D पहले होगा। तो CD भी पॉसिबिलिटीज़ है और DC भी पॉसिबिलिटीज़ है। 2 पीपल्स हैं तो इनकी 2 फैक्टोरियल वेज में इनको हम बिठा सकते हैं, बिकॉज 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 की इक्वल होता है। तो इन 2 बंदों की आपस में जो है वो 2 फैक्टोरियल होगी। अब बाकी जो बंदे हैं 1 2 3 4 5 और साथ में इन दोनों को अगर मिला लें तो 6, तो हमारे पास टोटल जो है वो फिर बाकी जो है वो 6 बंदे रह जाते हैं, 6 प्लेसेस रह जाती हैं। तो उन 6 प्लेसेस के लिए अगर राउंड में बैठें तो 6-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 6-1 फैक्टोरियल का और 2 फैक्टोरियल का। 6-1 फैक्टोरियल इसलिए बिकॉज अगर इन 7 बंदों में से 2 को मैं फिक्स बिठा दूं, 2 को एक कंसिडर कर लें, तो 7 में से अगर 2 को एक कंसिडर करते हैं तो वो 6 रह जाएंगे। और चूंकि राउंड में बैठे हैं तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6-1 फैक्टोरियल होगा दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब वो जो 2 बंदे अपने जिसको एक कंसिडर किया है उनकी आपस में सीटिंग प्लान क्या होगी, C वाला पहले बैठेगा या D वाला पहले बैठेगा। तो ये वहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल जो हमारे पास वेज हैं उनको आपस में बैठाने के लिए। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो 6-1 फैक्टोरियल जो है वो है 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 की इक्वल होता है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज 240, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कम्बिनेशन का, उसकी तरफ जाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कम्बिनेशन और परमुटेशन में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो लेट्स स्टार्ट combination. So far we have been concerned with permutation, which are ordered arrangement of elements of a set.
अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है परमुटेशन के बारे में, जिसमें सेट के ऑर्डर का जो है वो ज़रूरी है। लाइक अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो परमुटेशन इसका क्या होती है कि 1 2 3 भी एक तरतीब ऑर्डर हो गया है, 2 1 3 भी एक ऑर्डर हो गया है, सॉरी, और 3 1 2 भी एक ऑर्डर हो गया है, 1 2 3 ऑर्डर हो गए। इस तरह 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल इसके ऑर्डर होंगे, which is 6। मेरे पास टोटल 6 पॉसिबल इसके ऑर्डर होंगे, 1 2 3 2 1 3 3 1 2, लाइक 1 3 2, इस तरह 2 3 1, इस तरह 3 2 1, 1 2 3 4 5 6। ये 6 पॉसिबल इसके सेटिंग्स होंगी। लेकिन कम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। कम्बिनेशन में अगर आपके पास 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, इन 6 में से जो भी हो, इन सब को कम्बिनेशन में जो है वो एक ही कंसिडर करेगा। उनमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। लेकिन परमुटेशन जो है आपके पास बेसिकली ऑर्डर को जो है वो ज़्यादा मैटर करता है, फोकस करता है कि उसकी ऑर्डर क्या है। एलिमेंट्स तो 3 हैं, लेकिन उन 3 एलिमेंट्स की ऑर्डर क्या है। यहाँ पे कम्बिनेशन में कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो वो इट्स इनफ कि वो जिस ऑर्डर में भी हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो तीनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। बिकॉज यहाँ पे देखें 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे सारे सेम हैं। कम्बिनेशन में ये सारे जो है वो एक ही कंसिडर होगा, लेकिन परमुटेशन में इनके ऑर्डर पे भी वो ज़्यादा जोर देता है कि इनका ऑर्डर ख़ास तौर पर क्या है। तो ये फ़र्क है बेसिकली परमुटेशन में और कम्बिनेशन में। इसको वो फर्दर एक एग्जांपल से भी समझाएगा, वहाँ से शायद अब क्लियर हो जाए। let S be let S be a set containing of n elements in suppose R is a positive integer such that R is less than equal to n। definition की तरफ जा रहे हैं combination की। then any subset of S containing all distinct element is called combination of n element of taken R at a time। तो the notation जो है वो इसके लिए है NR, like ये notation है, या NCR। permutation के लिए NPR और combination के लिए NCR, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन परमुटेशन में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास सपोज एस जो है वो ABCD, उसमें 4 एलिमेंट्स हों, तो फाइंड द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ बाय टेकिंग 3 एटम्स एट अ टाइम। अगर मैं 3 एलिमेंट्स का सबसेट लूँ, इसका कोई भी, मैं कोई सी भी एक 3 लेटर का सबसेट लेता हूँ। ABCD है, सपोज ABC ले लेते हैं, तो ABC इसका सबसेट होगा। अब उस, तो ये हमारे पास कम्बिनेशन है, एक सबसेट हमने ले ली है। लेकिन अगर मैं परमुटेशन की बात करूं, तो वो ABC जो है सबसेट जो है, उसमें फर्दर कितने तरतीब के वो उन एलिमेंट्स को मैं प्लेस कर सकता हूँ, मतलब उन एलिमेंट्स की ऑर्डर क्या होगी, क्या ABC होगी या ACB होगी या CAB होगी या BCA होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये परमुटेशन में आती हैं। अगर ABC उसका सबसेट है, तो बस जिस ऑर्डर में भी है ABC सबसेट है, तो ये इसका कम्बिनेशन है। तो ये फ़र्क है कम्बिनेशन और उसमें परमुटेशन में। तो यहाँ पे देखें, द डिस्टिंक्शन बिटवीन परमुटेशन एंड द कम्बिनेशन इज दैट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट gives a different permutation but the same combination। For example, in the above example there are 4 subset of ABCD taken in 3 at a time। तो इसका जो combination होगा वो होगा 4C3, और 4C3 जो है वो 4 की इक्वल है। 4C3 क्यों 4 की इक्वल है, ये बाकायदा इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, उसमें पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 की इक्वल है। जो हमारे पास कम्बिनेशन परमुटेशन का फार्मूला है दैट इज़ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन कम्बिनेशन का फार्मूला ऐसा नहीं है। कम्बिनेशन का फार्मूले में ये आता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये जो r फैक्टोरियल है ये इसमें एक्स्ट्रा है परमुटेशन से, और ये क्यों एक्स्ट्रा है इसको हम बाकायदा प्रूफ भी करेंगे। अच्छा तो उसका जो कम्बिनेशन होगा वो 4 कम्बिनेशन ऑफ 3 होगा। 4 एलिमेंट्स में से आपने एक सबसेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 4 कम्बिनेशन 3। लेकिन बट द एलिमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द 4 सबसेट, वो जो सबसेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरतीब से हैं, ये आपको परमुटेशन देता है। कैन बी अरेंज इन अ डिफरेंट ऑर्डर। 3 एलिमेंट हैं उस सबसेट में, तो 3 फैक्टोरियल वे होंगे, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया है या इन्होंने एग्जांपल उठाई है।
तो हमारे पास 6 डिफरेंट वेज आएंगे। दिस द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इन अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ऑल 4 सबसेट इज। तो हमारे पास टोटल क्या आएगा? अब ये जो 6 है बेसिकली, ये वाला 6, ये कौन सा 6 है? जो आपने 3 एलिमेंट का सबसेट लिया है, उसको हम 6 डिफरेंट वेज में जो है उसको लिख सकते हैं। तो ये वो वाला 6 है। ये जो 4 है, ये है कम्बिनेशन से आया है कि 4 सेट का, 4 एलिमेंट का अगर कोई सेट है, उसका आप सबसेट ले रहे हैं, थ्री थ्री सपोज 3 एलिमेंट का आप सबसेट ले रहे हैं, तो उस 4 सुपर सेट है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, उसके अगर आप 3 एलिमेंट का सबसेट लेंगे तो आप 3 डिफरेंट सबसेट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी हो, मतलब ए बी सी भी हो सकता है, ए बी डी भी हो सकता है, बी सी डी भी हो सकता है। तो और साथ में ए बी डी, ए बी सी, बी सी डी और ए सी डी, तो ये 4 डिफरेंट सबसेट उसके हो सकते हैं। तो ये 4 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कम्बिनेशन को। कि अगर 4 एलिमेंट का सेट हो, उसके आपने 3 एलिमेंट का सबसेट लेना हो, तो आप 4 डिफरेंट उसके सबसेट ले सकते हैं। और उस हर 4 सबसेट में आपके पास चूँकि 3 एलिमेंट्स हैं, तो 6 डिफरेंट ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, तो ये बेसिकली किसकी इक्वल होगा? परमुटेशन की इक्वल होगा। तो ये इक्वल होता है परमुटेशन के। अब ये जो वाला जो 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल और इस 4 को लिखेंगे 4 कम्बिनेशन ऑफ 3, बिकॉज ये जो 6 है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑर्डर जो है वो 3 फैक्टोरियल है। और ये जो 4 है ये कम्बिनेशन को कर रहा है, बिकॉज अगर 4 सेट का कोई एलिमेंट का कोई सेट है, तो उसके अगर हमने सबसेट बनाने हैं 3 एलिमेंट्स के, तो वो 4 पॉसिबल हो सकते हैं, ये जो कि हमारे पास ये कम्बिनेशन है। और राइट साइड पे देखें तो वो परमुटेशन की इक्वल है। अगर इस 3 फैक्टोरियल को मैं फर्दर डिवाइड करूं बोथ साइड, इस एक्सप्रेशन में 3 फैक्टोरियल को मैं डिवाइड करूं बोथ साइड, तो 4 कॉम्बिनेशन 3 विल बी इक्वल्स टू 4 परमुटेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और जो 4 परमुटेशन है वो इक्वल होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये किसकी इक्वल है? कम्बिनेशन की इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली वो क्या करता है? परमुटेशन के फार्मूले से अगर हम ऑर्डर वाला कंसेप्ट हटा दें तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो जो नीचे एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल डिवाइड में आया है इस फार्मूलाज में, ये बेसिकली ऑर्डर को हटा रहा है। 3 फैक्टोरियल जो है वो उसके ऑर्डर हैं, तो ऑर्डर को हम हटा दें, उसको डिवाइड कर दें, मतलब वो वैनिश कर दें, तो फिर जो आपका परमुटेशन होगा वो बेसिकली कम्बिनेशन की इक्वल होगा। तो ये एक रिलेशन है कम्बिनेशन और परमुटेशन का, कि परमुटेशन में चूँकि ऑर्डर मैटर करता है, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो कहता है कि अगर 3 एलिमेंट उसमें हैं तो बस वो एक ही सेट है। लेकिन परमुटेशन कहता है कि नहीं, अगर 3 एलिमेंट इस सेट में हैं तो उसके वो किस ऑर्डर में हैं, तो वो ऑर्डर को अगर हम उसमें से डिवाइड कर दें परमुटेशन को, परमुटेशन से अगर हम परमुटेशन को डिवाइड कर दें ऑर्डर पे, तो वो कम्बिनेशन की इक्वल होगा। तो सेम जो यही चीज़ है इसको अब हम प्रूफ करेंगे, और यही फार्मूला है कम्बिनेशन का। एन सी आर, अगर यहाँ पे पी होता तो ये किसकी इक्वल होता? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल के। तो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली सारा पी आर की, एन पी आर की इक्वल है, और ये जो आर फैक्टोरियल है, जो ऑर्डर वाला कंसेप्ट है, इसको डिवाइड कर दें तो वो एन सी आर हो जाता है। तो ये सारा जो है हमारे पास ये परमुटेशन का है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एन सी आर इज इक्वल्स टू बेसिकली एन पी आर। लेकिन लेकिन क्या होगा अगर मैं ऑर्डर वाला मामला इसमें से डिवाइड कर दूँ, 1 डिवाइडेड बाय ऑर्डर को अगर मैं इस पर डिवाइड कर दूँ, तो एन पी आर जो होगा वो एन सी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है इस थ्योरम में, और उसके बाद बताना है, और बाकी जो फर्दर चीज़ें प्रूव करनी है वो है कि अगर एन का कम्बिनेशन क्या होगा, एन ज़ीरो का कम्बिनेशन क्या होगा, एन वन का कम्बिनेशन क्या होगा, एन माइनस वन का कम्बिनेशन क्या होगा, और एन आर का कम्बिनेशन क्या होगा। अगर मैं ये फार्मूला प्रूव कर लेता हूँ, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर हम सिंपल क्या करेंगे, एन की जगह भी एन रिप्लेस करेंगे, आर की जगह भी एन रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में एन की जगह एन पुट करेंगे, लेकिन आर की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। थर्ड पार्ट के लिए हम एन की जगह एन और आर की जगह 1 पुट करेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए हम एन की जगह एन और आर की जगह एन माइनस वन, और फिफ्थ पार्ट के लिए एन की जगह एन और आर की जगह पे आर पुट करेंगे, तो वो एक्चुअली कम्बिनेशन का ही फार्मूला होगा। तो अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। टू फाइंड एन सी आर, एन सी आर फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं। इस जिस सेट में ये जो मेन सेट है हमारे पास,
इसमें हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। बिकॉज मैं NCR को फाइंड कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो सेट होगा उसमें n एलिमेंट्स होंगे बेसिकली। अच्छा, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं हमारे पास और मैं उसका सबसेट लेना चाहता हूँ और सबसेट्स फाइंड करना चाहता हूँ, तो सबसेट को अगर मैं सपोज स्मॉल a से डिनोट कर कैपिटल A से डिनोट कर लूँ, a जो है वो उसमें सारे सबसेट्स हैं, सबसेट्स ऑफ एस के जितने पॉसिबल सबसेट हैं वो सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं। लेकिन इन सबसेट्स पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि हर सबसेट जो होगा, ईच सबसेट विल कंटेन और एलिमेंट्स, ये इसमें मैंने कंडीशन डाल दी है। तो जाहिर है अगर ये सबसेट है तो इनके एलिमेंट जो है वो r से कम होंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि n जो है वो ग्रेटर है r से, या r जो है वो लेस है n से। अच्छा, अब s जो है वो नंबर ऑफ s जो है वो एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। अब a जो है उसमें मैंने क्या ले लिया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, और हर सबसेट में कितने एलिमेंट हो, r एलिमेंट हो। तो कितने सबसेट इसके बनेंगे, तो वो जाहिर है कम्बिनेशन से हम फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो हर सबसेट जो होगा, जितने भी सबसेट हो, तो हर सबसेट जो होगा उसमें आर एलिमेंट हैं। तो अब परमुटेशन जो है वो उसमें आएगा, वो क्या करेगा, हर जो सबसेट है जिसमें आर एलिमेंट है उनको वो और फैक्टोरियल वेज में जो है उसको ऑर्डर देगा, तरतीब देगा। तो अगर उस तरतीब को मैं डिवाइड कर दूं परमुटेशन पे, तो हमारे पास एनसीआर जो है वो प्रूफ हो सकता है। तो ये इसकी कहानी है, इसको पढ़ते हैं तो सेम यही बातें होंगी। To find NCR, we must find the total number of subset of all elements. Subset में इसमें r elements हैं. Each of that can be obtained from a set of n elements. हर सबसेट जो होगा वो इस मेन जो सेट है S इससे obtained होगा। उस मेन सेट में आपके पास n एलिमेंट्स हैं। Since each of these combinations subsets, हर सबसेट की जो कॉम्बिनेशन है कंटेन r एलिमेंट्स, उसमें r एलिमेंट है। जितने भी सबसेट होंगे उन सब में r एलिमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक में r एलिमेंट है, दूसरे में r-1 एलिमेंट है सबसेट में। नो, हमने ऐसे सबसेट लेने हैं जिनमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, विच कैन बी परम्यूटेड। तो वो जो सबसेट्स होंगे उनको हम परम्यूट कर सकते हैं r फैक्टोरियल वेज में, लेकिन हमें ये r फैक्टोरियल वेज नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 10 NCR किसकी इक्वल होगा, NCR विल गिव NCR NCR उसके सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, और यहाँ पे हर सबसेट का ऑर्डर वो आर फैक्टोरियल है। दिस NCR विल गिव नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट S जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और ये आर फैक्टोरियल हर सबसेट की जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, वो आर फैक्टोरियल है। और इनका प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, परमुटेशन की इक्वल होता है बेसिकली। तो यहाँ पे वाक्य फर्दर कहेगा कि इट इज इक्वल्स टू द परमुटेशन टेकन और एट अ टाइम इज योर परमुटेशन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू NPR। अब देखें NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, आपके पास है NPR, तो NPR का फार्मूला लिख लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब अगर मैं बोथ साइड डिवाइड करूं आर फैक्टोरियल पे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अब जो बाकी जो इसके पार्ट्स थे वो देख लेते हैं। पहले हमने प्रूफ करना था कि n फाइंड करें, मीन्स n कम्बिनेशन विद n फाइंड करें, सॉरी n कम्बिनेशन ऑफ विद n फाइंड करें। तो आपका n भी n और r भी n। अगर मैं r को n पुट कर दूं इस फार्मूले में, r को n कर लें, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड इनटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n फैक्टोरियल इज यूर 0 फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल होके 1/0 इज 1। सेम इसी प्रोसीजर से आप ये दो आसान हैं, इनको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो 4 पार्ट था उसमें बेसिकली अपने क्या फाइंड करना था, n इंटू n माइनस 1। तो आप r को सिंपल क्या कर रहे हैं, n माइनस 1 पुट कर रहे हैं।
तो r को अगर मैं n-1 पुट करूँ इस फार्मूले में तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपनी जगह पे, r जो होगा वो किसकी इक्वल है n-1 फैक्टोरियल के, तो r की जगह पे आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे है n-r, तो n-r जो है आपके पास n-1 है इसका होल फैक्टोरियल। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा n-n+1 का फैक्टोरियल, तो n-1 कैंसिल, सिंपल 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1, n को अगर एक्सपेंड कर दूँ इन फैक्टोरियल को तो वो हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, सिंपल n इसका आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर नेक्स्ट के लिए भी है और छोटे छोटे आसान आसान से प्रूफ्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, वो है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू n+1 CR। इसको हमने प्रूव करना है, तो लेफ्ट साइड लेके राइट को मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा। लेफ्ट साइड में है NCR, इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। नेक्स्ट वन है NCR-1, इस फार्मूले में ये जो फार्मूला है इसमें आपने r क्या पुट करना है, r-1 पुट करना है, तो n फैक्टोरियल एज इट इज़, r की जगह पे r-1 फैक्टोरियल, n-r की जगह पे n-r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखें इन दोनों टर्म्स में, ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें न्यूमरेटर सेम है, इसको हम नीचे हटते हैं। यहाँ पे r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल है, तो r और r-1 में कौन बड़ा है, r बड़ा है, तो r को मैं एक्सटेंड करूँगा टिल r-1 फैक्टोरियल तक, तो वो आ जाएगा r इंटू r-1 फैक्टोरियल और बाकी n-r फैक्टोरियल अपनी जगह पे। अब n-r फैक्टोरियल में और n-r+1 में कौन बड़ा है, जाहिर है n-r+1 बड़ा है, तो n-r+1 को मैं एक्सटेंड करूँगा टिल n-r फैक्टोरियल तक, तो n-r+1 से अगर मैं 1 डाउन करता हूँ तो डायरेक्टली वो n-r फैक्टोरियल की इक्वल होगा। सेम केस यहाँ पे भी हुआ है। अब हम कॉमन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, n फैक्टोरियल कॉमन, r-1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कॉमन, n-r फैक्टोरियल फैक्टोरियल ये भी कॉमन। ये कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1/r, यहाँ पे बचेगा 1/n-r+1। एलसीएम ले लेंगे, कैंसलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो यहाँ से n और n+1 में कौन बड़ा है, n+1 है, एक नंबर बड़ा है, ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल की इक्वल हो जाएगा। नीचे देखते हैं r इंटू r-1 फैक्टोरियल, इनमें से कौन बड़ा है, जाहिर है r और r-1 में से r बड़ा है, तो ये आ जाएगा r फैक्टोरियल की इक्वल। और यहाँ पे देखें n-r और n-r+1 में कौन बड़ा है, n-r+1 बड़ा है, ये आ जाएगा n-r+1 फैक्टोरियल। तो इस n-r+1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n+1 r। तो अगर इसको देखें ये किसका फार्मूला बन सकता है, n+1 कम्बिनेशन ऑफ r का फार्मूला ये बन जाएगा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और यहाँ से ये प्रूफ। इसके बाद दो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं और फिर इसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉम 12 बुक्स इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ 5 बी मेड। तो 12 बुक्स में 5 की सिलेक्शन करनी है, एंड हमारे पास 12 है। फर्स्ट पार्ट है व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड। एक बुक जो है वो हमारे पास फिक्स हो गई है कि वो मस्ट इंक्लूडेड होगी, तो अगर मैं एक को फिक्स कर दूं तो टोटल बुक्स से भी एक कम हो जाएगा और जो हमने सिलेक्शन करनी है उससे भी एक कम हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पास n जो है वो 11 रह जाएगा और जो r जो होगा वो 4 रह जाएगा। तो 11 और 4 का जो है हम कंप्यूटेशन फाइंड करेंगे, दैट इज 330। नेक्स्ट में है व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। एक स्पेसिफाइड बुक बिल्कुल शामिल ही नहीं करेंगे, तो बिल्कुल शामिल ही नहीं करेंगे तो एक टोटल से कम हो जाएगा और जो आर है होगा वो फिक्स वही 5 रहेगा, बिकॉज सिलेक्शन तो हुई नहीं है। सो आपका आर जो है एक्स एन जो है वो 11 और जो आपका आर है वो 5, इसकी कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आउट ऑफ 14 मैन, एन जो है वो 14 है, हाउ मेनी वेज कैन 11 बी चूजन। तो हम 11 को कैसे चूज कर सकते हैं, तो एन 14 और 11, तो 14 कम्बिनेशन ऑफ 11 फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू ये है 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 का फैक्टोरियल इनटू 11 माइनस 14 3 का फैक्टोरियल। तो इसको तो आराम से हम कर सकते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल 6 की इक्वल है, तो ये कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 14 13 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 364।
बुक में उन्होंने ये गलती की है, 14C3 इसको काट दें, 14C11 आपने बेसिकली फाइंड करना है और ये आपका आंसर है। ये कम्बिनेशन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कम्बिनेशन की, और फ़र्क भी वाज़े हो गया होगा कम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या फ़र्क है। सिर्फ ऑर्डर का फ़र्क है, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता और परमुटेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं परमुटेशन को डिवाइड कर दूं उसके आर्डर पे, तो हमारे पास वो कम्बिनेशन की इक्वल हो जाएगा। इसके बाद जो है इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे कम्बिनेशन के ऊपर। और यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो माइंड में जो भी क्वेश्चन हो या जो भी बिगविटी हो वो क्लियर हो सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।